दोस्तों सूरज जिसका एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड है, तो सूरज का जमीन से फासला तकरीबन 158.88 मिलियन किलोमीटर है। लेकिन इतना डिस्टेंस होने के बावजूद भी सूरज जमीन पर मौजूद इंसानों को तपिश और हीट का एहसास दिलाता है। फिर इसके बाद इंसान के माइंड में यह सवाल आता है कि इतना टेम्परेचर रखने वाला सूरज और जमीन से इतने फासले पर मौजूद सूरज के करीब जाना या उस पर कदम रखना मुमकिन है या नहीं। हाल ही में नासा, जो कि दुनिया की एक बहुत बड़ी स्पेस एजेंसी है, उसने दावा किया है कि उनका एक सोलर मिशन न सिर्फ सूरज के करीब जाएगा बल्कि सूरज पर कदम रखेगा। ये दुनिया की स्पेस एजेंसीज के लिए हैरानकुन बात थी। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसे ही सोलर मिशन के बारे में बताएंगे और साथ ये भी बताएंगे कि नासा का ये दावा कितना हकीकत पर मबनी है। इस वीडियो को देखने से पहले अगर आपने सोलर मिशन पार्ट 1 वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए और उस वीडियो को जरूर देखिए। इससे आपको सन की मिस्ट्रीज को समझने में आसानी होगी। तो शुरू करते हैं नंबर 3 से। पहले 2 मिशन हमने पार्ट 1 में बता रखे हैं, उस वीडियो को जरूर देखिए। दोस्तों तीसरे नंबर पर जो सोलर मिशन आता है वो अपनी नवैयत का वाहिद लॉन्ग मिशन है जो कि 25 सालों से स्पेस में मौजूद है। उस मिशन का नाम सोहो है, द सोलर एंड हीलियोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी। दोस्तों सोहो मिशन नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी का ज्वाइंट मिशन है। यह मिशन 1995 दिसंबर में लॉन्च किया गया और इस वक्त ये लैग्रेंज पॉइंट L1 पर मौजूद है। अब आप सोच रहे होंगे कि लैग्रेंज पॉइंट आखिर क्या है। इस बारे में हमने डिटेल पार्ट 1 में बता रखी है कि आखिर लैग्रेंज पॉइंट क्या है और सोलर मिशन इस लैग्रेंज पॉइंट में क्यों किए जाते हैं। वीडियो का पार्ट 1 जरूर देखिएगा। साइंटिस्ट का सोहो मिशन भेजने के कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे, जिनमें से सबसे पहला ऑब्जेक्टिव सन की इंटीरियर और आउटर सरफेस को डिटेल से स्टडी करना था। दोस्तों इस स्पेसक्राफ्ट में 12 मुख्तलिफ किस्म के साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स लगाए गए हैं जिनका काम सन की मैग्नेटिक फील्ड, सोलर विंड्स और एटमॉस्फेयर को स्टडी करना है। सोहो मिशन ने 1995 से लेकर अब तक बहुत सी अचीवमेंट्स और डिस्कवरीज की हैं, जिनमें से पहले नंबर पर इसने यह डिस्कवर किया है कि सन पर मैग्नेटिक फील्ड्स मौजूद होती हैं। और इसके बाद सोहो मिशन ने साइंटिस्ट के लिए एक नया राज खोला कि सन के अंदर प्लाज्मा मौजूद है जो कि सन की आउटर सरफेस कोरोना से मुसलसल बाहर निकलता रहता है। ये दुनिया के लिए बहुत बड़ी खबर थी। इसकी डिस्कवरीज चलती रहती हैं और फिर ये साइंटिस्ट को हीलियोस्फेरिक टर्म के बारे में बताता है। अब आप भी सोच रहे होंगे कि ये हीलियोस्फेयर आखिर है क्या। इसके बारे में भी हमने डिटेल पार्ट 1 में बता रखी है। दोस्तों आई बटन पर क्लिक कीजिए और पार्ट 1 को जरूर देखिए। दोस्तों इसके अलावा सोहो ने सोलर फ्लेयर्स के बारे में भी इंफॉर्मेशन दी है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये सोलर फ्लेयर्स हैं क्या। तो दोस्तों सन के एटमॉस्फेयर से कंटिन्यूसली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस निकलती हैं जो कि अर्थ और दूसरे प्लैनेट्स को इफेक्ट करती हैं। यहाँ आपको दिलचस्प बात बताएं कि सोलर फ्लेयर्स डायरेक्टली तो ह्यूमंस को इफेक्ट नहीं करती, लेकिन ये रेडियो वेव्स कम्युनिकेशन सिस्टम को डिस्टर्ब करती हैं। इसके अलावा ये हीट प्रोड्यूस करती है जिससे अर्थ का एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर बढ़ता है। दोस्तों सोहो मिशन 2 साल मुसलसल अपना काम जारी रखेगा और ये 2025 में अपने इख्तिताम को पहुंचेगा और ये आज तक का सबसे सक्सेसफुल सोलर मिशन समझा जाता है, जिसने सोलर सिस्टम को समझने में साइंटिस्ट की बहुत हेल्प की है। दोस्तों अब बात करते हैं चौथे बड़े सोलर मिशन की, जिसका नाम है स्टीरियो, द सोलर टेरेस्ट्रियल रिलेशंस ऑब्जर्वेटरी। यह मिशन नासा ने अक्टूबर 2006 में लॉन्च किया। दोस्तों आपको यहाँ इंटरेस्टिंग फैक्ट बताएं कि स्टीरियो मिशन होने से पहले जितने भी सोलर मिशन किए गए वो एक स्पेसक्राफ्ट पर मुश्तमिल थे, लेकिन स्टीरियो अपनी नवैयत का वाहिद ऐसा मिशन है जिसके अंदर 2 स्पेसक्राफ्ट शामिल किए गए। उसकी वजह यह थी कि सन को स्टडी करने के लिए जो भी स्पेसक्राफ्ट भेजा जाता वो एक स्पेसिफिक एंगल से सन के स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करता। लेकिन फिर दोस्तों साइंटिस्ट ने सोचा कि क्यों न सन को डिफरेंट जावियों से स्टडी किया जाए। इसी वजह से इस मिशन में 2 स्पेसक्राफ्ट यूज किए गए जिसका नाम स्टीरियो ए और स्टीरियो बी रखा गया। अब स्टीरियो ए का काम अर्थ की फ्रंट साइड से सन को स्टडी करना था और स्टीरियो बी का काम अर्थ की बैक साइड से सन के एटमॉस्फेयर को स्टडी करना था। स्टीरियो मिशन को स्पेस में भेजने का मेन ऑब्जेक्टिव सोलर स्टॉर्म्स को स्टडी करना था और किस तरह ये सोलर स्टॉर्म्स बनते हैं। 2006 से लेकर अब तक स्टीरियो ने बहुत सी नई डिस्कवरीज की, जिसमें से सबसे पहले नंबर पर स्टीरियो ने बताया कि मैग्नेटिक फील्ड किस तरह सन से ट्रेवल करती है और इसके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन साइंटिस्ट को दी। और इसके अलावा स्टीरियो ने सन के एटमॉस्फेयर और सन के स्ट्रक्चर की डिफरेंट जावियों से इमेजेस कैप्चर की। दोस्तों आपको यहाँ एक दिलचस्प बात बताएं कि स्टीरियो मिशन ने 2012 में साइंटिस्ट को एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दी। इसने बताया कि कुछ अरसे में सन से एक बहुत पावरफुल मास इजेक्शन होने वाली है जिसे CME का नाम दिया गया।
लेकिन फिर दोस्तों होता यूं है कि 2014 में स्टीरियो बी को साइंटिस्ट ने एक रूटीन वे में रीबूट करने की कोशिश की, जिसकी वजह से स्टीरियो बी का राब्ता मेन कम्युनिकेशन सेल से मुनक़ते हो जाता है और ये हमेशा के लिए स्पेस में कहीं खो जाता है। लेकिन इस मिशन का एक स्पेसक्राफ्ट स्टीरियो ए अभी तक स्पेस में मौजूद है और कंटिन्यूसली ऑपरेट कर रहा है और साइंटिस्ट को नई नई इंफॉर्मेशन दे रहा है। दोस्तों इस मिशन के कंप्लीट होने का ड्यूरेशन 2025 तक है। अब देखते हैं कि आने वाले वक्त में ये साइंटिस्ट को क्या क्या नई इंफॉर्मेशन देता है। दोस्तों अब बात करते हैं 5वें बड़े सोलर मिशन की, जिसका नाम है आदित्य L1। आदित्य L1 इंडियन स्पेस एजेंसी का पहला सोलर मिशन है जो कि सन के एटमॉस्फेयर को ऑब्जर्व करने के लिए भेजा गया। ये 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया। यहाँ पर आपको बताते चलें कि इसरो ने हाल ही में चांद के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग की है। इसके बारे में हमने डिटेल वीडियो बना रखी है, वो आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। इन 2 मिशन के बाद इसरो का कॉन्फिडेंस बहुत हाई है। इसी वजह से इंडियन स्पेस एजेंसी ने फौरी तौर पर चांद की लैंडिंग के बाद सन को ऑब्जर्व करने के लिए आदित्य L1 लॉन्च किया। आदित्य L1 जो कि कंटिन्यूसली लैग्रेंज पॉइंट L1 की तरफ मूव कर रहा है और इसकी मंजिल भी लैग्रेंज पॉइंट L1 है। इसी वजह से इसका नाम आदित्य L1 रखा गया। दोस्तों यहाँ लैग्रेंज पॉइंट को समझना बहुत जरूरी है और उनकी क्या अहमियत है सोलर सिस्टम को स्टडी करने के लिए, तो उसके बारे में हमने डिटेल पार्ट 1 में बता रखी है। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए और पार्ट 1 जरूर देखिए। दोस्तों आदित्य L1 स्पेसक्राफ्ट 109 दिनों में अपनी मंजिल तक पहुंचेगा जो कि लैग्रेंज पॉइंट L1 है और लैग्रेंज पॉइंट L1 अर्थ से 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर है। इस मिशन का ड्यूरेशन 5 साल 2 महीने है। अब बात करते हैं आदित्य L1 के ऑब्जेक्टिव्स की कि आखिर इसरो ने इस मिशन को क्यों लॉन्च किया। तो दोस्तों इसका मेन ऑब्जेक्टिव है सोलर फ्लेयर्स की फिजिक्स को समझना और इसके साथ इसका दूसरा ऑब्जेक्टिव सोलर एटमॉस्फेयर को स्टडी करना है। दोस्तों आदित्य L1 के सक्सेसफुल लॉन्च के बाद इंडियन स्पेस एजेंसी का शुमार दुनिया की टॉप एजेंसीज में होने लगा है। अब देखते हैं कि ये सक्सेसफुल रहता है या नहीं, ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। दोस्तों आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर इतना टेम्परेचर रखने वाला सूरज, उस पर लैंड करना मुमकिन है या नहीं। तो आपको बताते चलें कि दुनिया में जितने भी सोलर मिशन हुए हैं अभी तक उनमें से किसी ने भी सूरज पर लैंड नहीं किया। एक्सपर्ट्स के मुताबिक अभी तक सूरज पर लैंड करना इम्पॉसिबल समझा जाता है। उसकी कुछ वजूहात हैं जो कि हमने डिटेल में पार्ट 1 में बता रखी हैं। और यहाँ आपको बताएं कि अमेरिकन स्पेस एजेंसी नासा ने यह दावा किया है कि उनका सोलर प्रोब मिशन दुनिया का वाहिद मिशन है जो कि सन के बहुत करीब तक जाएगा और हो सकता है वो सन की सरफेस को टच भी करे। इस मिशन के बारे में भी हमने पार्ट 1 में डिटेल बता रखी है। ये मिशन अभी तक ऑपरेशनल है और देखते हैं कि ये आने वाले वक्त में ऐसा कर सकता है या नहीं, ये तो फ्यूचर में ही पता चलेगा। दोस्तों अगर आज की हमारी वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए। शुक्रिया।